एक साधारण सा नया छात्र इतनी अद्भुत शारीरिक ताकत और तालमेल कैसे रख सकता है। मेरा झंडा पकड़ने का तरीका कॉलेज में सिखाए जाने वाले सामान्य तरीके जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही खास और उन्नत तरीका था जिसे केवल कुछ विशेष विभागों में ही सीखा जा सकता है। इंस्ट्रक्टर सुन ने अपनी पुरानी सेना की टुकड़ी में ऐसा तरीका देखा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे उस्ताद किस यूनिट के थे? मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैंने झंडा नीचे रखा, माथे का पसीना पोंछा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, इंस्ट्रक्टर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। उन्होंने गहराई से देखते हुए फिर पूछा, क्या वाकई ऐसा है? इंस्ट्रक्टर सुन ने और कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने चुपके से मेरे द्वारा बताए गए उस रिटायर्ड बूढ़े आदमी की बात को नोट कर लिया। इसके बाद वे मुड़े, लेकिन फिर कुछ याद आने पर पीछे घूमे और बोले, परसों के प्रदर्शन की ज्यादा चिंता मत करना, इसे बस एक औपचारिकता की तरह समझो। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। वे अचानक गंभीर होकर बोले, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की तो मैं अपनी कंपनी की नाक कभी कटने नहीं दूंगा। यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे ऊपर से सख्त भले हों, लेकिन असल में अपने लोगों को बचाने वाले इंसान हैं। थैंक यू इंस्ट्रक्टर। थैंक यू किस बात का, जल्दी अपना अभ्यास शुरू करो, उन्होंने रूखेपन से कहा। वे चले गए और मैं दोबारा अभ्यास में जुट गया। हालांकि ठीक उसी समय बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से लियू, जिन मुझे देख रहा था, वह ठंडी खिड़की को थपथपाते हुए बहुत गुस्से में था। मेरा झंडा लहराने का अंदाज देख वह हैरान था। ये उसकी सोची हुई स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग था। उसे लगा था कि मैं बस एक किताबी कीड़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदाज ने उसे असहज कर दिया था। वह फोन पर किसी को निर्देश दे रहा था। कंप्यूटर साइंस के उस फ्रेशर किन मिंग की पूरी कुंडली, पारिवारिक पृष्ठभूमि और पुराना इतिहास, सब कुछ मुझे पता करो। लियू जिन ने फोन काट दिया और दोबारा बाहर की तरफ देखा। ढलते सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मैं उसके लिए खतरा हूँ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, अगर ऐसा है तो इसे और आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। रात के 11:30 बजे हॉस्टल के कमरे में सब सो रहे थे। बस मैं बिस्तर पर बैठा मोबाइल की रोशनी में पड़ रहा था। तभी सामने से आवाज आई, नींद नहीं आ रही मिंग? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे हाथ में जो लाल धागे का ब्रेसलेट है उसमें लगा हुआ मन का वो इंपीरियल ग्रीन जेड है ना? किताब पढ़ते हुए मेरे हाथ अचानक रुक गए। तुम इसे जानते हो? रुआन फेंग की आवाज पूरी तरह शांत थी। बीजिंग के कुछ खास खानदानों में इसे सुरक्षा के लिए पहना जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूँ, उसने करवट बदलते हुए कहा। बस इतना बताना चाहता था कि अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कह सकते हो। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर मैंने बहुत धीरे से कहा, थैंक यू, गुड नाइट रुआन फेंग, गुड नाइट। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। मिलिट्री ट्रेनिंग का 7वां दिन था और पूरे कॉलेज के 6000 छात्रों की परेड होनी थी। कैंपस में फैन गाइड वायरल हो रही थी, जिसमें मुझे देखने का सही समय और जगह तक मार्क की गई थी। डू जिटेंग घबराया हुआ था। मिंग भाई, बाहर पूरी भीड़ सिर्फ तुम्हें देखने आई है, तुम्हें जरा भी घबराहट नहीं हो रही? मैं शांति से अपनी यूनिफॉर्म के बटन बंद कर रहा था। मैंने अपना सिर उठाया। घबराहट? यह भावना मुझ में शायद थी ही नहीं। सुबह के 9 बजे परेड शुरू हुई। कॉलेज के अधिकारी और कमांडिंग ऑफिसर झेंग जिनवेई मंच पर थे। लॉ और बिजनेस विभाग के बाद आर्ट्स की बारी आई, जहां बाई चुक्सियों ने अपना जलवा बिखेरा। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बाई चुक्सियों वहां से बाहर आई तो उसका चेहरा एकदम बेरुखा था, लेकिन अगले ही पल उसने चुपके से अपने कदम बढ़ाए और मैदान के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, अब आ रही है 7वीं टुकड़ी, कंप्यूटर साइंस विभाग। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम पूरी तरह से चीख पुकार से गूंज उठा। तालियां, हूटिंग और सीटियों की आवाज से पूरा मैदान जैसे हिल गया था। कुछ लोग तो 1.5 घंटे से सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अचानक एकदम खामोश हो गया। हजारों की भीड़ में जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। फिर वही सन्नाटा 1 सेकंड में टूट गया और पूरा मैदान, यह किसी टेक्स्ट बुक किताब में लिखे नियमों से भी ज्यादा परफेक्ट था। किताबें बेजान होती हैं, लेकिन मेरे मूव्स जिंदा थे, जिनमें एक थम देने वाली ताकत और खूबसूरती थी, जैसे म्यान से निकली कोई चमचमाती तलवार। अपने 40 कदम पूरे करने के बाद मैं अचानक मजबूती से रुक गया। अगले ही पल वीआईपी स्टेज की तरफ मुंह करके मैंने बिना किसी फालतू मूवमेंट के एक बेहद शानदार और सटीक सैल्यूट किया। फिर मैंने हाथ नीचे किया और सीधे सामने देखने लगा। पूरा मैदान 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहा और फिर सब दीवाने हो गए थे। स्टेडियम में बैठे लोग उछलकर खड़े हो गए, चिल्लाने लगे और वीडियो बनाने लगे। एक लड़की तो अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। वह बोली, ये कोई चॉकलेट बॉय वाला लुक नहीं है, ये वो हैंडसम अंदाज है जिसे देखकर रोना आ जाए। उसके पास खड़े लड़के ने उसे टिश्यू पेपर दिया, जबकि वह खुद भी रो रहा था। डू जिटेंग लाइन में खड़ा था। तभी वांगचे ने उस पर तंज कसते हुए कहा, ये तालियां तुम्हारे लिए नहीं बज रही हैं। डू जिटेंग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं उसके ठीक पीछे खड़ा हूँ। मैं भी इस तालियों की गूंज के घेरे में हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। पूरी 7वीं टुकड़ी हंस रही थी। उन्हें पता था कि आज वे पूरे मैदान की सबसे चमकती हुई टुकड़ी थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फ्लैग बेरर किन मिंग था। स्टेज पे बैठे सीनियर ऑफिसर ने चांसलर से सीधे पूछा, क्या इस लड़के को कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है? चांसलर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये कंप्यूटर साइंस का नया छात्र है और इसे मिलिट्री ट्रेनिंग का कोई पुराना अनुभव नहीं है। ऑफिसर ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्कोर शीट पर हमारी 7वीं टुकड़ी को उस दिन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे दिए। परेड खत्म होते ही मैंने इंस्ट्रक्टर सुन को रोका। इंस्ट्रक्टर, मुझे एक बात बतानी है। मैंने अपनी जेब से एक चीज निकाली और उनके हाथ में रख दी। वो एक छोटा पॉलिश किया हुआ चिकना पत्थर था, जिसका साइज ऐसा था कि वह जूते के सोल में आसानी से फंस सके। इंस्ट्रक्टर सुन ने तुरंत भौहें सिकोड़कर पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने बहुत शांत लहजे में कहा, मुझे वहाँ ऐसे 7 पत्थर मिले। वे एक दूसरे से ठीक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए थे, जो फ्लैग बेरर के शुरुआती 5 कदमों की जगह को पूरी तरह कवर करते थे। इंस्ट्रक्टर सुन का चेहरा अचानक कड़ा हो गया। तुम्हारा मतलब है कि किसी ने ये जानबूझकर फेंके थे? मेरी आंखों में एक ठंडक थी। ऐसे पॉलिश किए हुए पत्थर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक पर अपने आप नहीं आ सकते। इंस्ट्रक्टर सुन का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। फ्लैग बेरर के पहले 5 कदम सबसे अहम होते हैं। अगर पैर पत्थर पर पड़ जाता और संतुलन बिगड़ जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। 15 पाउंड का भारी झंडा लिए पूरे कॉलेज के सामने गिर जाने के नजारे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंस्ट्रक्टर सुन ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हें ये पहले ही पता चल गया था? मैंने बहुत सामान्य ढंग से जवाब दिया, जैसे ये मेरी नहीं किसी और की बात हो। मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर सुन के होश उड़ गए। पत्थर पर पैर पड़ने के बाद भी कदमों की रफ्तार न बिगड़ना और झंडे को जरा भी न हिलने देना, ये लड़का आखिर कैसा अजूबा है? क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले उस वेटिंग एरिया में जाने वाले लोग बहुत कम थे। इंस्ट्रक्टर सुन तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी में पत्थर को भींच लिया और उनकी आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। ये मामला मैं संभालूंगा, तुम किसी से कुछ मत कहना। ये कहकर वे तेजी से वहां से चले गए। उनकी पीठ से उनका दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने
मैंने उन्हें जाते हुए देखा। मेरे लिए इतना ही काफी था, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। हालांकि यह खबर फैल गई। इंस्ट्रक्टर सोन ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पाया कि मेरे आने से 5 मिनट पहले स्टूडेंट यूनियन का एक मेंबर वेटिंग एरिया में गया था। समय और जगह दोनों मैच कर रहे थे। उन्होंने तुरंत वह स्क्रीनशॉट हेडक्वार्टर को सौंप दिया। हेडक्वार्टर का रवैया साफ था, इसकी सख्त जांच हो। लेकिन लिू जिन ने अपना काम बहुत सफाई से किया था। उस मेंबर ने कसम खाकर कहा कि वह सिर्फ मैदान की चेकिंग कर रहा था और वे पत्थर उसकी फटी जेब से गलती से गिर गए थे। बहाना भले ही बकवास था, लेकिन सीधे सबूत न होने की वजह से इस मामले को आखिरकार एक हादसा मानकर बंद कर दिया गया। हॉस्टल के कमरा नंबर 304 में डू जिटेंग गुस्से से फटा जा रहा था। ये तो सरासर दादागिरी है। साफ पता है कि ये लिू जिन ने जानबूझकर किया है। रुआन फेंग ने बेहद शांत रहते हुए कहा, सबूत काफी नहीं है तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें? रुआन फेंग ने मेरी तरफ देखा, जो उस वक्त कंप्यूटर पर कोडिंग कर रहा था। छोड़ने की बात नहीं है, बस अभी सही वक्त नहीं आया है। लिू जिन बहुत चालाक है, सीधे भिड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इंतजार करना होगा। किस चीज का? उसके गलती करने का। रुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में ही ऐसा कदम उठाना दिखाता है कि वह घबरा गया है। जिसमें सब्र नहीं होता वह जल्द ही कोई बड़ी गलती जरूर करता है। वांगचे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे सीधे पूछा, मिंग भाई तुम क्या सोचते हो? मेरे हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। स्क्रीन की हरी रोशनी मेरी आंखों में चमक रही थी। मैंने कहा, वह मुझे फंसाना चाहता है। मेरा लहजा इतना शांत था कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो मैं उसे ये एहसास करा दूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। उसी रात कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर एक बेनामी एनोनिमस पोस्ट ने तहलका मचा दिया। उसका टाइटल बेहद सीधा और आक्रामक था। मिलिट्री ट्रेनिंग के वेटिंग एरिया में मिले पत्थर महज एक इत्तेफाक थे या किसी की साजिश? पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था, बस उन पॉलिश किए गए पत्थरों की कुछ तस्वीरें लगाई गई थी। लेकिन कमेंट सेक्शन में तुरंत आग लग गई। किसी ने लिखा कि उस वेटिंग एरिया में सिर्फ स्टाफ ही जा सकता था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट यूनियन का काम है। जैसे ही कोई कमेंट में लिू जिन का नाम लिखने वाला होता, वह रिप्लाई तुरंत डिलीट हो जाता। इसके बाद पूरे कमेंट सेक्शन से पोस्ट को अंधाधुंध डिलीट किया जाने लगा। कोई कह रहा था कि स्टूडेंट यूनियन पोस्ट डिलीट करवा रहा है, तो कोई कह रहा था कि एडमिन खुद स्क्रीन कंट्रोल कर रहा है। चाहे जो भी हो, इस बात ने कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि यह मामला खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन लोगों के दिलों का तराजू अब मेरी तरफ झुकने लगा था। लिू जिन की उस तथाकथित परफेक्ट इमेज में पहली दरार आ चुकी थी, और एक बार दरार आ जाए तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। अब जब मैं मैदान में चलता तो आसपास के लोगों की आंखों में सिर्फ दीवानगी या आकर्षण नहीं, बल्कि एक नई चीज दिखाई देती, सम्मान। उस परेड के प्रदर्शन ने सबको दिखा दिया था कि मेरे पास सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि वह ठहराव, ताकत और बेजोड़ आवाज सीधे मेरे वजूद का हिस्सा थे। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर सुनकर रवैया भी मेरे प्रति 180 डिग्री बदल गया था। पहले का सख्त व्यवहार अब एक पुराने फौजी का नए सिपाही के प्रति सम्मान बन चुका था। आराम के समय चुपके से पानी की बोतल बढ़ाना हो या ट्रेनिंग के दौरान जरूरी सलाह देना और कतार में खड़े होकर हल्के से सिर हिलाना, ये सब उनकी बिना शब्दों की तारीफ थी। दोपहर में डू जिटेंग फिर हम सबको जबरदस्ती कैंटीन ले गया। इस बार मैंने अपनी टोपी नहीं पहनी थी, जिसे देखकर डू जिटेंग चौंक गया। मिंग भाई, आज तुमने कोई छिपने का इंतजाम नहीं किया? मैंने पलटकर पूछा, क्या छिपने का कोई फायदा है? और सच में कोई फायदा नहीं था। भले ही कोई चिल्लाकर बेहोश नहीं हो रहा था, लेकिन अनगिनत निगाहें सर्चलाइट की तरह मेरा पीछा कर रही थी। डू जिटेंग ने इस पर ज्ञान दिया, इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। बार बार देखने से आदत हो जाएगी। लेकिन जब मैंने सिर्फ एक शांत नजर उस पर डाली तो चम्मच पकड़े उसका हाथ कांप गया और मीट का एक टुकड़ा सीधे टेबल पर गिर गया। चलो, कम से कम वो तो अभी पूरी तरह इस असर से बाहर नहीं आया था। ठीक उसी समय कैंटीन के दरवाजे से दो लड़कियां अंदर आईं, बाई चुक्स्यू और लिू रुयान। रुको, कहीं और चलते हैं। अरे, कहीं और जगह ही नहीं है, जल्दी चलो, नहीं तो कोई और बैठ जाएगा। लिू रुयान लगभग उसे खींचते हुए हमारी तरफ ले आई। बाई चुक्स्यू ने एक गहरी सांस ली, अपनी प्लेट संभाली और चेहरे पर बिना कोई भाव लाए बिल्कुल सीधी पीठ करके कदम बढ़ाने लगी। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था, जब तक कि वह मेरे बगल वाली टेबल पर नहीं आ गई। ठीक उसी पल हमारी नजरें मिली। सिर्फ 1 सेकंड के उस आई कांटेक्ट के बाद बाई चुक्स्यू ने बिना चेहरा बदले कुर्सी खींची और बैठ गई। लेकिन चम्मच पकड़े हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। लिू रुयान ने अपनी हंसी दबाते हुए फुसफुसाकर पूछा, घबराहट हो रही है? बाई चुक्स्यू ने रूखेपन से जवाब दिया, तुम अपना खाना खाओ। वहाँ का माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। मैं सिर झुकाकर खाना खा रहा था, लेकिन मेरी नजरों ने एक छोटी सी बात नोटिस कर ली। सब्जी लेते समय बाई चुक्स्यू के हाथ से टोफू का एक टुकड़ा। तभी बाई चुक्स्यू ने अचानक अपना सिर उठाया। लिू जिन अपनी प्लेट लिए स्टूडेंट यूनियन के 2 मेंबर्स के साथ मुस्कुराता हुआ वापस आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाई चुक्स्यू के बगल में मुझे देखा, उसके कदम आधे सेकंड के लिए ठिठक गए और उसकी मुस्कान जम सी गई। लिू जिन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बाई चुक्स्यू के बगल में मेरे टेबल की तरफ मुंह करके बैठ गया। दोनों टेबलों के बीच का तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया। वह बेहद आराम से खाने का नाटक करते हुए ऊंचे और घमंडी लहजे में बोला, कल की परेड का प्रदर्शन उम्मीद से काफी बेहतर था, खासकर उस फ्लैग बेरर में काफी पोटेंशियल। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई बड़ा बॉस अपने जूनियर के काम की समीक्षा कर रहा हो। डू जिटेंग गुस्से में अपनी चम्मच भींचने लगा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और अपनी धुन में खाना खाता रहा। जब लिू जिन को मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, ठीक उसी समय मैं अपना खाना खत्म करके खड़ा हुआ। जब मैं लिू जिन के पास से गुजरा तो मैंने बस एक बेहद साधारण और शांत नजर उस पर डाली। वह किसी अजनबी को देखने जैसी नजर थी, जिसमें न कोई चुनौती थी न कोई डर। ठीक वैसे ही जैसे कोई बब्बर शेर अपने रास्ते में आने वाली एक मामूली चींटी को बिना कोई तवज्जो दिए पास से गुजर जाता है। लिू जिन ने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून हथेली में चुभने लगे और चम्मच पकड़े उसका हाथ कांपने लगा। इसके तुरंत बाद बाई चुक्स्यू भी ठंडे लहजे में खड़ी हुई। लिू सीनियर, आगे से आपको मेरे लिए खास तौर पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो कैंटीन से बाहर निकली और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसके आसपास अभी भी मेरे गुजरने की वो साफ और सौंधी सी खुशबू बाकी थी। उसने अपनी उंगलियां भींच ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोपहर की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने तक भी उसके दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हुई थी। देखते ही देखते रात हो गई और हमारे कमरा नंबर 304 में डू जिटेंग चिल्लाया, भाई तुम नेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक में नंबर 47 पर हो। इंटरनेट पर मिलिट्री ट्रेनिंग का फ्लैग बेयरर हेडलाइन छाई हुई थी। वो वीडियो सिर्फ 15 सेकंड का था, लेकिन उसमें मेरा साइड प्रोफाइल किसी तीर की तरह सटीक और युवाओं वाले जोश से भरपूर दिख रहा था। कमेंट सेक्शन तो जैसे पागल हो चुका था। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है या किसी फिल्म की शूटिंग? अनगिनत लोग दीवानों की तरह पूछ रहे थे, क्या कोई जानता है ये किस कॉलेज का है? ये जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस विभाग है। इसका नाम किन मिंग है और ये कॉलेज का एक लीजेंड बन चुका है। मेरी
मेरी पहचान सामने आते ही एक ऑफिशियल वेरीफाइड एंटरटेनमेंट एजेंसी ने तो कमेंट सेक्शन में ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़कर मुझसे संपर्क करने की मांग कर डाली। डू जिटेंग ने ठंडी सांस ली और मेरी स्टडी टेबल की तरफ चिल्लाया, मिंग भाई, बड़ी सेलिब्रिटी कंपनियां तुम्हें ढूंढ रही हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह शांत बैठा रहा। अगले दिन हमारी ट्रेनिंग का विषय बदलकर सबसे कड़ा और मुख्य हिस्सा बन गया मिलिट्री कॉम्बैट ऑन सेल्फ डिफेंस, सैन्य मुक्केबाजी और मार्शल आर्ट्स। इंस्ट्रक्टर सुन ने अपनी जैकेट उतार फेंकी, जिससे उनकी मजबूत मांसपेशियां और बाजुओं पर बने पुराने जख्मों के निशान साफ दिखने लगे। उनकी निगाहें किसी बाज की तरह हम पर घूमी। सेना के कॉम्बैट का सिर्फ एक मकसद होता है, सामने वाले को कम से कम समय में जमीन पर चटाना। इसमें कोई फालतू के दिखावटी मूव्स नहीं होते। इसके बाद उन्होंने खुद एक डेमो दिया। उनके घूंसे हवा को चीरते हुए निकल रहे थे और हर एक मूव घातक था। जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो डू जिटेंग के हाथ पांव फूल गए। दूसरी तरफ मैं और रुआन फेंग आमने सामने आ गए। रुआन फेंग ने तेजी से एक पंच सीधे मेरे चेहरे की तरफ मारा, लेकिन मैंने बस अपने शरीर को हल्का सा एक तरफ झुकाया और बेहद मामूली अंतर से उसका पंच मेरी ठुड्डी को छूते हुए सनसनाता हुआ निकल गया। रुआन फेंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी आंखों में गहरा शौक था। इस गजब के रिफ्लेक्स, प्रतिक्रिया की गति के साथ ये साफ था कि मैं कोई आम इंसान नहीं था। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे। जब सब अपने अपने अभ्यास में लगे थे, तभी इंस्ट्रक्टर सुन मेरे पास आए और अचानक रुक गए। वे मेरे मूव्स को बहुत ध्यान से घूरने लगे और उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। बाकी सब लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए हाथ पैर चला रहे थे, लेकिन मैं जो मूव्स कर रहा था वे असली जंग के मैदान में दुश्मनों को ढेर करने वाले डेडली मूव्स थे। मेरे हर पंच को मारने और वापस खींचने के तरीके में सालों की कड़ी ट्रेनिंग और जानलेवा सटीकता साफ झलक रही थी। इंस्ट्रक्टर सुन मुझे 30 सेकंड तक चुपचाप देखते और फिर अचानक उनकी आवाज गूंजी, किनमिंग। मैंने तुरंत अटेंशन की पोजीशन ली। आओ मेरे साथ 2 हाथ करो। इंस्ट्रक्टर सुन के ये कहते ही पूरी टुकड़ी में मानो सांप सूंघ गया। सब बिल्कुल सन्न रह गए। वहाँ अभ्यास कर रहे डू जिटेंग का हाथ इस कदर कांपा कि उसका पंच वांगचे की नाक पर लगते लगते बचा। वांगचे ने उसे कसकर पकड़ा और फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, चुपचाप खड़े रहो और तमाशा देखो। इस वक्त इंस्ट्रक्टर सुन मेरे ठीक सामने खड़े थे। वे लापरवाही से अपनी कलाइयां और गर्दन हिला रहे थे और उन्होंने बहुत सामान्य लहजे में मुझसे कहा, बस थोड़ा हाथ आजमाएंगे, घबराओ मत। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैं बिल्कुल शांत था। अचानक उनका सीधा घूंसा हवा को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी रफ्तार पहले से पूरी दोगुनी थी और वह सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रहा था। लेकिन मैं न तो पीछे हटा और न ही मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने बस अपने शरीर को हल्का सा घुमाया, मुश्किल से 10 डिग्री। इंस्ट्रक्टर सुन का घूंसा मेरे कंधे के ठीक बगल से सन्नाटा हुआ निकल गया। उनके घूंसे और मेरे कंधे के बीच का फासला ठीक 1 सेंटीमीटर का था। ये देखकर इंस्ट्रक्टर सुन की आंखें फैल गईं और वे अंदर से हिल गए। इतनी सटीकता से दूरी को कंट्रोल करना वाकई खौफनाक था। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत दूसरा वार किया और एक खतरनाक राइट हुक सीधे मेरी ठुड्डी की तरफ मारा। यह पंच इतना तेज था कि हवा में सिर्फ उसका एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। इस नाजुक पल में मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और साथ ही अपने बाएं हाथ को तेजी से चलाया और उनके उस जोरदार हुक पंच के असर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया जैसे पानी में नमक घुल जाता है। इंस्ट्रक्टर सुन अचानक रुक गए। वे मुझे बिना पलक झपकाए घूरने लगे और फिर उनके चेहरे पर एक दीवानगी भरी मुस्कान आ गई। दिलचस्प है, अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके हमलों की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। तीसरा घूंसा, चौथा घूंसा, 5वां घूंसा, एक के बाद एक भारी घूंसों की मानो बाढ़ आ गई। उनके हर पंच के साथ हवा के चीरने की तेज आवाज आ रही थी। इस वक्त इंस्ट्रक्टर सुन पूरी तरह सीरियस हो चुके थे और वे बस मेरी आखिरी हद, अंतिम सीमा देखना चाहते थे। लेकिन मेरे पैर हवा की तरह हल्के थे और मैं बहुत मामूली मूवमेंट्स के साथ उनके हर हमले से बड़ी चतुराई से बच रहा था। मैं हवा में उड़ते हुए किसी पंख की तरह लग रहा था। उनका हमला चाहे कितना भी आक्रामक क्यों न हो, वो हमेशा मुझसे थोड़ा पीछे रह जाता। पूरी टुकड़ी के छात्र यह नजारा देखकर भौचक्के रह गए थे। डू जिटेंग का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, जबकि बगल में खड़ा रुआन फेंग अपनी छाती पर हाथ बांधे गहरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। 12वें घूंसे पर इंस्ट्रक्टर सुन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक घूमता हुआ साइड पंच, स्विंग पंच मारा। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने तेजी से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां खुली और पटाख की तेज आवाज के साथ मैंने उनकी उस भारी मुट्ठी को हवा में ही दबोच लिया। मैंने अपनी कोहनी को हल्का सा मोड़कर उनके पंच के झटके, इम्पैक्ट को सोख लिया। मैं अपनी जगह पर पहाड़ की तरह अड़िग खड़ा रहा। पूरे मैदान में सिर्फ हवा की सरसराहट रह गई थी। इंस्ट्रक्टर सुन का वह सबसे खतरनाक हमला मैंने एक हाथ से मजबूती से रोक दिया था। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था और मेरी सांसें तक नहीं फूली थी। इसके बाद वे धीरे से मुड़े और उन्होंने पूरी टुकड़ी की तरफ देखकर बेहद गंभीर आवाज में चिल्लाकर कहा, देखा तुम सबने, यही कॉम्बैट लड़ाई की असली कला है। कम से कम मूवमेंट से सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत को नाकाम कर देना। इसके बाद उन्होंने मुझे एक गहरी नजर से देखा और बोले, डिसमिस, सब बिखर जाओ, अब अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करो। जैसे ही टुकड़ी बिखरी, आसपास का पूरा माहौल चर्चाओं से गर्म हो गया। हर कोई मेरे उस जादुई अंदाज में एक हाथ से पंच रोकने की बात कर रहा था। डू जिटेंग तुरंत दौड़कर मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मुझसे पूछा, मिंग भाई, तुमने यह गुप्त जादुई कला कब सीख ली? मैंने बहुत सामान्य ढंग से कहा, ये सिर्फ बेसिक कॉम्बैट है और वैसे भी इंस्ट्रक्टर ने खुद मुझे छूट दी थी। डू जिटेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, बकवास मत करो, कोई अंधा भी देख सकता था कि आखिरी के कुछ पंचों में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे अच्छे से एहसास था कि इंस्ट्रक्टर सुन ने अपने आखिरी कुछ हमलों में कम से कम अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया था। तभी इंस्ट्रक्टर सुन अकेले ही मैदान के कोने की तरफ चले गए। उनके चेहरे पर कई तरह के गंभीर भाव थे। वे पेड़ों की घनी छांव में छिप गए, अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने एक बेहद गुप्त नंबर डायल किया। फोन उठते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, ओल्ड डू, मैं सुन बोल रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ का शख्स पहले थोड़ा चौंक गया और फिर मजाक में बोला, क्यों सुन भाई, जियांगचेंग में मिलिट्री ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर बनकर मजे आ रहे हैं या नहीं? लेकिन इंस्ट्रक्टर सुन के मूड में बिल्कुल भी मजाक नहीं था। उन्होंने बहुत भारी और गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारी स्पेशल टैक्टिकल यूनिट या पुराने रिटायर्ड दिग्गजों में क्या कोई ऐसा सीनियर इंस्ट्रक्टर है जो यूनान प्रांत के पहाड़ों में छिपा हुआ है? यह सुनते ही फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ओल्ड डू काफी देर चुप रहा और फिर उसने पलटकर पूछा, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? इंस्ट्रक्टर सुन ने पूरी बात सच सच बता दी कि वे आज मुझसे मिले थे। उसने मेरे सारे हमलों को बेहद आसानी से नाकाम कर दिया, यहाँ तक कि मेरे आखिरी पंच को तो उसने एक हाथ से ही जकड़ लिया। फोन पर एक बार फिर लंबा सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओल्ड डू ने कांपते
कांपती हुई आवाज में कंफर्म किया। तुम पक्का कह रहे हो कि वह सिर्फ 18 साल का है? उसका नाम क्या है? इंस्ट्रक्टर सुन ने जैसे ही मुंह से कहा किनमिंग, फोन की दूसरी तरफ से अचानक ठंडी सांस खींचने की आवाज आई। ओल्ड डू ने अपनी आवाज को बहुत धीमा कर लिया, जिसमें एक साफ चेतावनी थी। सुन, इस बात का एक भी शब्द कॉलेज या बाहर किसी के कान में नहीं जाना चाहिए। इंस्ट्रक्टर सुन का दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, वजह? ओल्ड डू ने बेहद गंभीर लहजे में आखिरकार खुलासा किया, अगर यह बच्चा सच में उस महान हस्ती की देखरेख में तैयार हुआ है तो तुम तुरंत पीछे हट जाओ और उसे आजमाने की गलती दोबारा मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम कभी भी उसकी असली गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ओल्ड डू ने ठंडे शब्दों में कहा। क्या तुम्हें साल 2008 के कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल्स का कॉम्बैट चैंपियन याद है? इंस्ट्रक्टर सुन का पूरा शरीर कांप उठा, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। साल 2008 का कॉम्बैट चैंपियन, वो सेना के इतिहास में किसी भगवान की तरह एक लीजेंडरी नाम था। उसने लगातार 27 मुकाबले जीते थे, जिनमें विदेशी सेना के टॉप स्पेशल कमांडोज के खिलाफ 3 करो या मरो वाले मुकाबले भी शामिल थे। वह इंसान बिना कोई शिकस्त खाए रिटायर हो गया और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। तो असलियत ये थी कि वह पहाड़ों में छिपकर रह रहा था और उसने पूरे 10 साल लगाकर अपने जीवन की पूरी कला इस एक बच्चे मुझमेर में समाधि थी। ओल्ड डू ने फोन पर आखिरी बात कही, तुम बस ये समझ लो कि तुम इस बच्चे से कभी मिले ही नहीं, समझे? इंस्ट्रक्टर सुन पेड़ों की उस छांव में चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने एक बार फिर मैदान की तरफ देखा, जहां मैं इस वक्त झुककर अपने जूतों के फीते बांध रहा था। सूरज की रोशनी में मैं देखने में कितना साधारण और शांत लग रहा था, बिल्कुल किसी कमजोर किताबी छात्र की तरह। लेकिन इंस्ट्रक्टर सुन ने अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर भींच लिया। वे समझ चुके थे कि इस शांत झील के नीचे एक नप सकने वाला गहरा समंदर छिपा है। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फोन को जेब में रखा और उनकी आंखों में एक गहरा खौफ था। वे मन ही मन बोले, नहीं भाई, ये मामला बहुत ज्यादा गहरा है। अगर मैंने इसमें और ज्यादा खुदाई करने की कोशिश की तो शायद मैं खुद ही इस गहरे दलदल में डूब जाऊंगा। उसी दिन दोपहर में कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट आ गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। लुआन चेन किनमिंग न सिर्फ दिखने में लाजवाब है, बल्कि उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में उसने इंस्ट्रक्टर को दो दिया। वो पोस्ट बहुत जल्दी टॉप ट्रेंड्स में आ गई और कमेंट सेक्शन का माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। भाई साहब, क्या ये लड़का गेम का कोई बग है? इसके सारे फीचर्स फुल हैं, हैंडसम तो है ही, साथ ही कमाल की फाइट भी करता है। क्या कोई ऐसी चीज है जो इसे नहीं आती? तभी किसी ने नीचे जवाब दिया, हाँ, इसे बदसूरत दिखना नहीं आता। इसके बाद पोस्ट के नीचे लगी कुछ चोरी छिपे ली गई तस्वीरों ने लोगों को दीवाना बना दिया। उन तस्वीरों में मैं एक हाथ से इंस्ट्रक्टर के भारी घूंसे को रोके खड़ा था। मेरा शरीर बिल्कुल अडिग था और मेरी बाजुओं की मांसपेशियां साफ दिख रही थी, लेकिन मेरे चेहरे के भाव इतने शांत थे जैसे मैं बोर हो रहा हूँ। ये देखकर कमेंट सेक्शन पूरी तरह पागल हो गया और बाई चुक्सियो इन सारे कमेंट्स को एक एक करके देख रही थी। अचानक उसने अपना फोन बंद कर दिया। उसके पास खड़ी दोस्त ने पूछा, क्या देख रही हो? तुम्हारे कान लाल हो गए हैं? तभी उसने फिर से चोरी छिपे अपने फोन की स्क्रीन ऑन की। उसने मेरे उस एक हाथ से पंच रोकने वाली फोटो को झूम किया और काफी देर तक देखती रही, फिर उसे सेव कर लिया। अगले ही पल उसने घबराकर उसे डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद पछताते हुए रिसाइकल बिन से उसे वापस रिस्टोर कर लिया। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और उसके दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह जोर जोर से बज रही थी। उसने खुद को झूठी तसल्ली दी, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने ये फोटो सिर्फ एकेडमिक रेफरेंस, पढ़ाई के सिलसिले में इसके लिए सेव की है। लेकिन इस बात पर कौन यकीन करता? उसका दिल पूरी तरह से बेचैन था। वह इस बात से अनजान थी कि अगले दिन पूरा मैदान तमाशा देखने वाले लोगों से खचाखच भर गया था। यहाँ तक कि दूसरी टुकड़ियों के इंस्ट्रक्टर भी आ गए। सुन भाई, सुना है तुम्हारी टुकड़ी में कोई नया लड़का है जो बहुत खतरनाक है? इंस्ट्रक्टर सुन ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, नहीं नहीं, बस ठीक ठाक है। अरे झूठ मत बोलो, सुना है तुम्हारी 70% ताकत भी उसके सामने कम पड़ गई। अफवाहें हैं सब। इंस्ट्रक्टर सुन मुंह से भले ही उसे सामान्य बता रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं मैदान में उतरा सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। इस बार मैंने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की। लगातार 10 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद मेरे शरीर को एक बार पूरी तरह से रिलैक्स होने की जरूरत थी। मेरी रफ्तार बेहद तेज थी, मेरे घूंसों से हवा में गूंज आ रही थी और किक मारते समय हवा के चीरने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। फ्रंट पंच, स्पिनिंग बैक किक, डॉज करके, एल्बो स्ट्राइक, कोहनी से वार, मेरी मूव्स की पूरी चेन इतनी स्मूथ थी कि सब देखते रह गए। ठीक इसी वक्त अपने आखिरी मूव में मैंने हवा में घूमकर एक जोरदार किक, टॉर्नेडो किक मारी और पास के पेड़ की एक मोटी टहनी पर दे मारी। वह टहनी टूटकर नीचे गिर गई और उसका कटा हुआ हिस्सा इतना साफ था जैसे उसे किसी तेज धार वाली तलवार से काटा गया हो। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं बस शांत खड़ा हुआ और हल्की हल्की सांसें लेने लगा। अगले ही पल मैंने अपना हाथ उठाया और आंख के सामने आए बालों को पीछे की तरफ झटक दिया। सूरज की रोशनी में एक कसरती युवा को इस तरह सांस लेते हुए बाल संवारते देखना। मैदान के कोने में खड़ी एक लड़की का हाथ कांपा और उसका मोबाइल फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन उसने फोन उठाने की परवाह नहीं की, क्योंकि उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ बाई चुक्सू भी उसी मैदान पर थी। जब डूजिटेंग की जोरदार आवाज आधे मैदान को चीरती हुई गूंजी तो बाई चुक्सू के कान खड़े हो गए। उसने उधर देखा नहीं और अपनी मुक्केबाजी का अभ्यास करती रही, लेकिन उसकी नजरें खुद ब खुद उस दिशा में घूम रही थी। जैसे ही पेड़ की टहनी टूटने की चटाक आवाज आई, उसका पंच हवा में ही रुक गया और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुड़कर देखा, कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर मैं उस टूटी टहनी के पास खड़ा अपने बाल संवार रहा था। सिर्फ इस एक मोमेंट को देखकर बाई चुक्सू ने अपना पंच वापस खींच लिया, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे आग की तरह तपने लगा, गालों से लेकर कानों के ऊपरी हिस्से तक। तभी लियू रुयान मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उसने सिर्फ 5 शब्दों में बाई चुक्सू को पूरी तरह लाजवाब कर दिया। अभी भी कहोगी कुछ नहीं है? उसने आंखें बंद की और 3 लंबी सांसें ली, फिर जैसे हार मानते हुए बोली, लियू रुयान, मुझ पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दो। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगता है मुझे बुखार आ गया है। लियू रुयान की हंसी छूट गई। तुम्हें यकीन है कि यह बुखार है, दिल का धड़कना नहीं? बाई चुक्सू ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा हाथों से छिपाकर नीचे बैठ गई। लियू रुयान ने उसके पास झुककर धीरे से कहा, तुम बचपन से हर चीज में सबसे बेस्ट रही हो। तुम्हारे आसपास कभी कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम खुद से ऊंचा देख सको, लेकिन अब कोई है। काफी देर की खामोशी के बाद बाई चुक्सू की उंगलियों के बीच से एक बहुत धीमी आवाज निकली, रुयान, वो वाकई बहुत कमाल का है। मिलिट्री ट्रेनिंग के आखिरी से पहले वाले दिन मैं अकेला लाइब्रेरी गया। मैंने मास्क और टोपी लगा रखी थी, क्योंकि मैं बस शांति से कंप्यूटर साइंस की कुछ किताबें लेना चाहता था। मैं कोडिंग लैंग्वेज की कुछ किताबें पहले से देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं चौथी मंजिल के बुक शेल्फ के पास पहुंचा, मुझे दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, गलत है, इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। इस
रिसर्च पेपर का कैलकुलेशन गलत है। वह किसी लड़की की बेहद गंभीर और शांत आवाज थी जो किसी अकादमिक रिसर्च की कमियां निकाल रही थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। अगर ब्रूट फोर्स सर्च की जगह डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड का इस्तेमाल किया जाए, नहीं, इसकी बाउंड्री कंडीशंस को डिवाइड नहीं किया गया। तभी बुकशेल्फ के कोने से एक लड़की बाहर आई। सफेद शर्ट, ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट, सोने के फ्रेम वाला चश्मा और बालों की लो पोनीटेल बनाई हुई। वह चलते चलते अपने हाथ के पेपर को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने सामने बिल्कुल नहीं देखा और मैंने उसे रास्ता देने के लिए खुद को एक तरफ कर लिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल धड़ाम से वह सीधे मेरी छाती से टकरा गई। उसके हाथ के रिसर्च पेपर्स बिखर कर फर्श पर फैल गए और उसका चश्मा भी टेढ़ा हो गया। वह लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि मैंने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसकी कोहनी को थाम लिया। संभल कर। वह लड़की थोड़ी असहज हुई और उसने गुस्से में सिर उठाया, लेकिन उसका पूरा वजूद जैसे वहीं थम गया। टकराने की वजह से मेरा मास्क थोड़ा खिसक गया था और मेरा आधा चेहरा साफ दिख रहा था। मेरी अंबर हल्की भूरी रंग की आंखें उस धुंधली रोशनी में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। वह लड़की मुझे देखकर पूरी तरह सुन्न रह गई। उसे खोया हुआ देख मैं नीचे झुका और जमीन पर बिखरे पेपर्स उठाने लगा। उस पेपर का टाइटल था ग्राफ थ्योरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च और उसकी लेखिका थी चेन शू। मैंने पेपर्स को अच्छे से समेटा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपका रिसर्च पेपर। वह लड़की होश में आई, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुईं, वह ऐसे चौंक गई जैसे उसका हाथ किसी जलती हुई चीज पर पड़ गया हो। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। थैंक यू। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी। मैंने अपना मास्क ठीक किया और सिर्फ इतना कहा, चलते समय पेपर्स मत पड़ा कीजिए, और वहां से मुड़कर चला गया। चेंशू वहीं खड़ी रही और पेपर्स को अपनी छाती से कसकर भींच लिया। उसका पूरा चेहरा गर्दन से लेकर कानों तक लाल हो चुका था। वह चेंशू थी, 24 साल की विदेश से पढ़ी पीएचडी होल्डर, कंप्यूटर साइंस विभाग की सबसे कम उम्र की लेक्चरर, प्रोफेसर और एकेडमिक सर्कल में कोल्ड फेस्ड फीमेल डॉक्टर के नाम से मशहूर। लेकिन इस वक्त उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा उसे कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसने नीचे देखा तो पेपर्स पर एक बाल गिरा हुआ था जो उसका नहीं था। उसने न जाने क्या सोचकर उस बाल को उठाकर अपने रिसर्च पेपर के पन्नों के बीच छिपा लिया। उसने अपना चश्मा उतारा और उसके चेहरे का वह गंभीर और सख्त अंदाज पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने अपने कांपते हाथों को अपने गर्म गालों पर रखा और खुद से फुसफुसाने लगी। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट असामान्य है, चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है। वह अपनी इस हालत को मेडिकल और वैज्ञानिक शब्दों में समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर में उसने निष्कर्ष निकाला, शायद लाइब्रेरी का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बिगड़ गया है। हाँ, पक्का एसी की ही खराबी है, उन आंखों की वजह से तो बिल्कुल नहीं। वह 2 कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखा जहाँ मैं जा चुका था। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी एक सौंधी सी खुशबू बाकी थी। इसके बाद वह घबराकर किसी भगोड़े की तरह तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जिस लड़के की वजह से उसकी बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया था, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अगली सोमवार की क्लास में उसी का छात्र होने वाला था। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर, क्लास 3, सीटिंग अरेंजमेंट की लिस्ट में 5वीं रो, लाइन का तीसरा नाम किन मिंग। देखते ही देखते मिलिट्री ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ गया। आज क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसमें न केवल पूरी यूनिवर्सिटी का मार्च पास्ट होना था, बल्कि मार्शल आर्ट्स का परफॉर्मेंस और पर्सनल अवार्ड सेरेमनी भी होनी थी। स्टेडियम में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। इस भारी भीड़ की वजह सिर्फ ये थी कि वेइबो पर उस मिलिट्री ट्रेनिंग फ्लैग बियरर वाले मेरे वीडियो के व्यूज 3 करोड़ पार कर चुके थे। पूरी इंटरनेट की दुनिया इस रहस्यमयी कैंपस स्टार की एक साफ और एचडी फोटो देखने का इंतजार कर रही थी। डू जिटेंग घबराहट में इधर उधर चक्कर काट रहा था। मिंग भाई, आज तुम्हें पक्का स्टेज पर अवार्ड लेने जाना होगा, वहाँ तो सीधे मीडिया के कैमरे होंगे। लेकिन मेरे चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। शांत न रहने से क्या कोई फायदा होगा। सुबह के ठीक 9 बजे सेरेमनी शुरू हुई। मैं एक बार फिर फ्लैग बियरर बना। जैसे ही हमारी 7वीं टुकड़ी मैदान में आई, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। इस बार दर्शकों की चीखें पिछली बार से कई गुना ज्यादा थी। यहाँ तक कि स्टेडियम में लंबे लेंस, जूम लेंस वाले कई मीडिया रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। मार्च पास्ट खत्म करके मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। चीजें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही थी। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर सुन मेरे पास एक ऐसा काम लेकर आए जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। तुम्हें स्टेज पर जाकर 3 मिनट का मार्शल आर्ट्स जी दो जू का परफॉर्मेंस देना है। इंस्ट्रक्टर सुन ने मुझे गहराई से देखा और सिर्फ एक बात कही, ज्यादा ढील मत देना। आखिरकार पूरे मैदान के इंतजार को खत्म करते हुए एंकर ने बहुत ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारा। अब हमारे सामने आ रहे हैं 7वीं टुकड़ी के बेस्ट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव किन मिंग। यह नाम गूंजते ही पूरा स्टेडियम जैसे फट पड़ा। चीख पुकार और तालियों का ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। स्टेज पर बैठे चांसलर भी दंग रह गए। इस छात्र की लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों है? वाइस चांसलर ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, सर आप इंटरनेट नहीं चलाते। ये बच्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सनसनीखेज स्टार बन चुका है। ठीक उसी वक्त मैं कतार से बाहर आया। मैंने अपनी मिलिट्री जैकेट उतारी और सिर्फ एक मिलिट्री ग्रीन फिटेड टी शर्ट में मैदान के बीच बढ़ा। चौड़े कंधे, पतली कमर और मेरा कसरती शरीर पूरी दुनिया के सामने था। सूरज की रोशनी में मेरा मजबूत और गठीला शरीर साफ दिख रहा था। इस वक्त न कोई टोपी थी, न मास्क और न ही चश्मा। मेरा पूरा चेहरा पहली बार धूप में, हजारों आंखों और कम से कम 20 कैमरों के सामने पूरी तरह से खुला था। स्टेडियम में जो अभी तक पागलपन भरा शोर था, वो अचानक एक अजीब से सन्नाटे में बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लुक हद से ज्यादा प्रभावशाली था। धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी भौहें, नाक की बनावट और जॉलाइन का हर एक हिस्सा किसी एचडी क्लोजअप शॉट जैसा लग रहा था। खासकर चश्मे के बिना मेरी वे अंबर, हल्की भूरी रंग की आंखें बेहद गहरी और साफ दिख रही थी, जैसे बर्फ से जमी हुई 2 झीलें हों। स्टेडियम में बैठी एक लड़की तो उस चेहरे को देखकर धीरे धीरे रोने लगी। ठीक उसी पल मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अचानक आंखें खोलकर मूव्स शुरू कर दिए। मेरा पहला सीधा पंच स्ट्रेट राइट इतनी तेजी से निकला कि हवा में सिर्फ उसका साया दिखा और हवा चीरने की तेज आवाज आई। इसके तुरंत बाद मैंने सिर की ऊंचाई तक एक बेहद सटीक और शानदार हाई किक मारी। फिर मेरे पंच, स्विंग, फ्रंट किक और एल्बो स्ट्राइक, कोहनी का वॉर के कॉम्बिनेशन इतने स्मूथ हो गए कि उनकी रफ्तार लगातार बढ़ती चली गई। आखिरी में लोगों को सिर्फ एक साया मैदान के बीच में किसी तेज और तीखी हवा की तरह घूमता हुआ दिख रहा था। पूरे 3 मिनट खत्म होते ही अपने आखिरी मूव में मैंने हवा में 360 डिग्री घूमकर एक जोरदार व्हिप किक, कोड़े जैसी किक मारी। हवा के टकराने की गूंज साफ सुनाई दी। जब मैं
मैं जमीन पर आया तो मेरा एक घुटना नीचे था और मेरा एक घूंसा जमीन पर टिका था। मैं किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अडिग था। पूरा मैदान 3 सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रहा और अगले ही पल 3000 से ज्यादा लोग अपनी जगहों पर खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्टेज पर बैठे मिलिट्री ऑफिसर और चांसलर ने खुद खड़े होकर तालियां बजाई। तीसरी टुकड़ी का इंस्ट्रक्टर भौचक्का होकर इंस्ट्रक्टर सुन से बोला, तुम इसे एक नॉर्मल स्टूडेंट कहते हो? इंस्ट्रक्टर सुन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने बिना कोई भाव दिखाए कहा, हाँ नॉर्मल ही है। इसने अभी अपनी सिर्फ 30% ताकत इस्तेमाल की है। इस बीच में खड़ा हुआ और शांति से अपनी कतार की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं इंस्ट्रक्टर सुन के पास से गुजरा तो मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, इंस्ट्रक्टर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना? उन्होंने मुझे एक नजर देखा और कहा, ठीक था। सेरेमनी का आखिरी हिस्सा अवार्ड देने का था। बेस्ट टीम 7वीं टुकड़ी, बेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड किनमिंग। जब मैं स्टेज पर गया तो चांसलर ने खुद मुझे मेडल पहनाया और मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, युवा बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वहाँ कैमरों की फ्लैशलाइट्स एक के बाद एक चमक रही थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मेरी नजरों ने स्टेडियम में एक नजारा देख लिया। भाई चुक्सू बहुत जोश से तालियां बजा रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह प्लस बेरुखा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। मैंने अपनी नजरें हटाई और कैमरे की तरफ देखा। मेरे होंठों के कोने पर एक बेहद मामूली न दिखने वाली मुस्कान आ गई, लेकिन उस छोटे से पल को पहली लाइन में बैठे एक बड़े झूम लेंस वाले कैमरे ने बिल्कुल सटीक तरीके से कैद कर लिया। उस फोटोग्राफर ने जब फोटो को झूम करके देखा, धूप की रोशनी में उस लड़के के होंठों की हल्की मुस्कान और आंखों में पल भर के लिए आई वह नरमी, धत तेरी की, उसने खुद से कहा और दीवानों की तरह लगातार तस्वीरें खींचने लगा। देखते ही देखते मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई। कंप्यूटर साइंस क्लास 3 का पहला लेक्चर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का था। 150 लोगों की क्षमता वाले उस बड़े थिएटर क्लासरूम एम्फी थिएटर में न जाने कैसे 147 लोग ठसाठस भरे हुए थे। डू जिटेंग ये देखकर हैरान रह गया, क्या ये सारे लोग हमारी ही क्लास के हैं? हान शियाओटियान ने उसे घूरते हुए कहा, इनमें से आधे तो दूसरे विभागों के हैं जो सिर्फ मिंग भाई को देखने आए हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है क्या वे सब यहाँ सी लैंग्वेज सीखने आए हैं? डू जिटेंग ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कोने की एक सीट पर मैं टोपी, मास्क और चश्मे से पूरी तरह लैस होकर बैठा था, लेकिन उस क्लासरूम की 147 आंखों में से 146 आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। डू जिटेंग ने एक ठंडी सांस ली और मेरे बगल में बैठते हुए बोला, मिंग भाई तुम्हारा टाइम टेबल लीक हो गया है। फोरम पर किसी ने तुम्हारी क्लासेस का पूरा शेड्यूल पोस्ट कर दिया है, जिसे 3000 लोग सेव कर चुके हैं। मैंने बस किताब का एक पन्ना पलटा, तभी प्रोफेसर क्लास में आई। मेरे बगल में बैठे जो मिंगयुआन ने बहुत धीमी आवाज में उनके बारे में बताना शुरू किया। ये चेन शू हैं, विदेश से पीएचडी करके आई हैं, उम्र सिर्फ 24 साल है और हमारे विभाग की सबसे कम उम्र की लेक्चरर हैं। इनका निकनेम आइसबर्ग गॉडेस, बर्फ की देवी है। स्टेज पर चेन शू ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उनकी नजरें पूरी क्लास पर घूमी। पहली बात, इस क्लास की क्षमता सिर्फ 60 छात्रों की है, लेकिन यहाँ इस वक्त 140 लोग बैठे हैं। जो लोग इस क्लास के नहीं हैं, वे कृपया बाहर चले जाएं। क्लास में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। चेन शू के चेहरे का भाव नहीं बदला, लेकिन उनकी आवाज और गंभीर हो गई। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, कृपया बाहर चले जाएं। ये एक क्लासरूम है, कोई सब्जी मंडी नहीं। उनकी आवाज में एक गजब का दबाव था। आखिरकार लोग बहुत बेरुखी और बिना मन के धीरे धीरे बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते भी वे लोग मुड़कर आखिरी बेंच की तरफ देख रहे थे। चेन शू ने उन लोगों की नजरों का पीछा किया और उनकी नजर सीधे मुझ पर आकर टिक गई। एक लड़का जो टोपी, मास्क और चश्मा लगाए सिर झुकाकर किताब के पन्ने पलट रहा था। उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे देखा, जहाँ से कुछ भी साफ दिखना नामुमकिन था, और फिर अपनी नजरें हटाकर क्लास को शांत कराने लगी। 5 मिनट बाद क्लास पूरी तरह सामान्य हो गई। चेन शू ने पढ़ाना शुरू किया। आज की पहली क्लास में हम सीधे कोडिंग की बात नहीं करेंगे, पहले एक बुनियादी सवाल पर बात करेंगे, प्रोग्रामिंग क्या है। उनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल उनके स्वभाव जैसा था, शांत, सटीक और सीधा, बिना किसी फालतू की बात के। उन्होंने बिना किसी दिखावे के सीधे मुख्य विषय पर बात की, लेकिन वे बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। उनका लॉजिक बहुत साफ और व्यवस्थित था। डू जिटिंग सुनते सुनते दंग रह गया। यार, इन मैडम में वाकई कुछ बात है। लेकिन मैंने अपने कान से एक ईयरफोन हटाया और अपनी कुर्सी से टेक लगा ली। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे नींद आ रही थी, बल्कि मैं सोच रहा था। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत बेसिक थी। मैंने 12 साल की उम्र में ही कंप्यूटर साइंस का पूरा ग्रेजुएशन कोर्स खुद से पढ़कर खत्म कर दिया था और 16 साल की उम्र में घोस्ट नाम की एक एनोनिमस आईडी से ग्लोबल हैकर कंपटीशन का चैंपियन भी बन चुका था। सी लैंग्वेज मेरे लिए सांस लेने जितनी आसान और स्वाभाविक चीज थी, लेकिन मेरा ध्यान भटका नहीं था। मैं चेन शू के पढ़ाने के तरीके को सुन रहा था, जो बहुत लॉजिकल था और नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान था। वे वाकई एक बेहतरीन टीचर थी। मेरी नजरें किताब से हटकर स्टेज पर खड़ी चेन शू पर गईं। सफेद शर्ट, सोने के फ्रेम का चश्मा और उनका वह गंभीर चेहरा। मुझे अचानक याद आया कि परसों लाइब्रेरी में टकराने वाली लड़की कोई और नहीं, बल्कि मेरी यही प्रोफेसर थी। ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। क्लास आधी हो चुकी थी और प्रोफेसर चेन शू ने लाइव डेमो दिखाना शुरू किया। उन्होंने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कोड का एक हिस्सा डिस्प्ले किया। ये एक बबल सॉर्ट का कोड है। आप सभी इसे देखिए और बताइए कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी है। क्लास के ज्यादातर छात्र एकदम ब्लैंक ना समझ होकर स्क्रीन को घूर रहे थे। किसी को भी कोड में कोई गलती नजर नहीं आई और न ही किसी ने हाथ उठाया। प्रोफेसर चेन शू को इसकी आदत थी। पहली ही क्लास में कोड की गलती पकड़ने वाले छात्र सालों में एक आध बार ही मिलते हैं। मैडम, 7वीं लाइन में गलती है। क्लास की आखिरी बेंच से एक गहरी और शांत आवाज गूंजी। पूरी क्लास की नजरें एक साथ घूमकर मेरी तरफ टिक गईं। मैं अपनी कुर्सी से टेक लगाए बिल्कुल आराम से बैठा था और बहुत सामान्य लहजे में कहा, 7वीं लाइन में लूप की बाउंड्री कंडीशन गलत लिखी है, जिसकी वजह से ये एरे आउट ऑफ बाउंड्स एरर देगा और मेमोरी लिमिट को पार कर जाएगा। प्रोफेसर चेन शू हैरान रह गई और उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखा। ये वही बारीक बग था जो उन्होंने जानबूझकर छात्रों को परखने के लिए छोड़ा था, लेकिन इस लड़के ने इसे एक ही नजर में पकड़ लिया था। उन्होंने अनजाने में ही मुझसे अगला सवाल कर दिया, क्या इसके अलावा भी कुछ है? मैंने थोड़ा ठहर कर कहा, 13वीं लाइन में वैल्यूज को आपस में बदलने स्वैप के लिए एक्सओर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मेमोरी का खर्च कम होगा। इसके बाद मैंने एक बात और जोड़ दी, वैसे इस बबल सॉर्ट की ओवरऑल एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। क्लास का हर एक छात्र हैरान होकर आखिरी बेंच में बैठे उस लड़के मुझको देख रहा था जिसने टोपी और मास्क लगा रखा था। ये कॉलेज की बिल्कुल पहली क्लास थी। बाकी छात्रों ने अभी तक ठीक से हेलो वर्ड लिखना भी नहीं सीखा था और ये लड़का पहले ही एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर चर्चा कर रहा था। प्रोफेसर चेन शू स्टेज पर खड़ी थी और उनके हाथ का पेन उनकी उंगलियों में कस गया था। वे
वे आखिरी बेंच पर बैठे उस शख्स को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। टोपी, मास्क और चश्मा, लेकिन चश्मे के पीछे से दिखने वाली वे अंबर हल्की भूरी रंग की आंखें बेहद साफ और चमकदार थीं। वे मुझे पहचान चुकी थीं। लाइब्रेरी में उनसे टकराने वाला, उनके बिखरे पेपर समेटने वाला और उनके शरीर का तापमान बिगाड़ देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का स्टूडेंट था। प्रोफेसर चेंशू का दिमाग जैसे सन्न रह गया और उनकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त हुई कि कच की आवाज के साथ पेन का कैप उनके हाथ में ही टूट गया। पूरी क्लास उन्हें देख रही थी। प्रोफेसर चेंशू ने नीचे टूटे हुए कैप को देखा। उनके गाल इस वक्त शर्म से लाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज को बिल्कुल सामान्य बनाए रखा। जैसे ही क्लास खत्म होने का बेल बजा, मैंने बहुत तेजी से अपना सामान समेटा और वहां से निकलने लगा। डू जिटेंग और बाकी रूममेट्स आगे पीछे होकर मेरे लिए रास्ता बना रहे थे ताकि भीड़ मुझे घेर न ले। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, स्टेज की तरफ से एक साफ और गंभीर आवाज आई, स्टूडेंट किनमिंग। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं मुड़ा और अकेला वापस स्टेज की तरफ बढ़ा। अब क्लासरूम में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। प्रोफेसर चेंशू ने सीधे मुद्दे की बात की, क्या तुमने पहले भी प्रोग्रामिंग सीखी है? मैंने बहुत सहज होकर जवाब दिया, हाँ थोड़ी बहुत सीखी है। थोड़ी बहुत? उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुमने क्लास में जो एक्सओआर ऑपरेटर और एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात की, वो ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर का सिलेबस है। ये मैंने खुद से पढ़ा था। खुद से किस हद तक पढ़ा है? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, लगभग पूरा कोर्स ही पढ़ लिया है। प्रोफेसर चेंशू वहीं चुप हो गई। वे मेरे इस बेफिक्र और शांत अंदाज को देख रही थी, जैसे 4 साल का कॉलेज कोर्स खुद से ही खत्म कर लेना कोई बहुत मामूली बात हो। वे समझ चुकी थी कि यह छात्र कोई साधारण लड़का नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कॉलेज के इतिहास में पहली बार किसी फर्स्ट ईयर के छात्र को एक अनोखा ऑफर दिया। अगले बुधवार की दोपहर को मेरे रिसर्च ग्रुप, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च टीम की एक मीटिंग है। तुम वहाँ सिर्फ सुनने और सीखने के लिए आ सकते हो। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आज तक किसी नए छात्र को ऐसा मौका नहीं मिला था, लेकिन मैंने बस उन्हें एक नजर देखा और शांति से 2 शब्द कहे, ठीक है। लैब चौथी मंजिल पर रूम नंबर 407 में है, दोपहर 2 बजे। जी। मैंने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी प्रोफेसर चेंशू ने मुझे फिर से टोक दिया, सुनो। जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाजे से आई हवा के एक तेज झोंके ने मेरी टोपी को थोड़ा पीछे उड़ा दिया। धूप की एक सीधी लकीर मेरे चेहरे के बड़े हिस्से पर पड़ी। प्रोफेसर चेंशू का दिमाग जैसे पल भर के लिए पूरी तरह ब्लैंक, काम करना बंद हो गया। वे भूल गई कि वे क्या कहना चाहती थी और उनके मुंह से बस इतना निकला, नहीं कुछ नहीं, अगले बुधवार को मिलते हैं। जब मैं वहां से काफी दूर चला गया, तब प्रोफेसर चेंशू ने घबराकर अपने हाथ के फोल्डर से अपना पूरा चेहरा छिपा लिया। वे खुद से ही बुदबुदाने लगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा असामान्य है। वो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसकी प्रोफेसर हूँ। चेंशू, तुम एक समझदार और मैच्योर लड़की हो, तुम इस तरह अट्रैक्ट नहीं हो सकती। उन्होंने फोल्डर चेहरे से हटाया और छत की तरफ देखते हुए उनकी आवाज और धीमी हो गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच मैं क्लास बिल्डिंग से बाहर निकलकर हॉस्टल की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक और बेहद मधुर आवाज आई, स्टूडेंट किनमिंग। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने आसमानी नीले रंग की खूबसूरत फ्रॉक पहन रखी थी और उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि पास से गुजरने वाले लड़के अपनी सुध-बुध खो रहे थे। मैंने उसे पहचान लिया। वे हमारी सीनियर थी, सीनियर झाओ युएकिंग। मैंने थोड़े अचरज से कहा, आप मुझे जानती हैं? मैंने तुम्हें ओरिएंटेशन सेरेमनी में देखा था। झाओ युएकिंग ने 2 कदम करीब आते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया, और तुम मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के पहले ही दिन बिना मास्क के घूम रहे हो। मैंने अनजाने में अपने चेहरे पर हाथ लगाया। तब मुझे एहसास हुआ कि तेज हवा की वजह से मेरा मास्क न जाने कब गिर गया था। अब इसकी आदत हो गई है। मैंने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया। झाओ युएकिंग मुस्कुरा दी और उनकी मुस्कान में एक सीनियर का खास लाड था। मुझे तुमसे एक काम था स्टूडेंट यूनियन के सिलसिले में। असल में अगले हफ्ते होने वाले वेलकम फ्रेशर्स इवेंट के ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम सिस्टम को थोड़ा फिक्स अपडेट करना था। उन्होंने सुन रखा था कि मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, इसलिए वे खुद मुझे इनवाइट करने आई थी। डू जिटेंग ने दूर से ही ताड़ लिया कि सीनियर मैडम मेरे करीब आने का बहाना ढूंढ रही हैं। हान चियोटियान ने भी बेरुखी से कहा, तुम्हें ये बात अब पता चली क्या? मैंने कुछ देर सोचा और पूछा, ये कब करना है? शुक्रवार की दोपहर को स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में। झाओ युएकिंग ने तुरंत अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने कार्ड अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, शुक्रवार की दोपहर को। झाओ युएकिंग की मुस्कान और गहरी हो गई। वे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक फिर से पीछे मुड़कर बोली, वैसे किनमिंग, आज तुमने चश्मा नहीं पहना है। बिना चश्मे के तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक शरारती अंदाज में आंख मारी और हल्के कदमों से हंसती हुई वहां से चली गई। लेकिन ये पूरा नजारा दूर खड़ी एक जोड़ी आंखों में पूरी तरह कैद हो रहा था। बाई चुक्स्यू अभी अभी पास की बिल्डिंग से बाहर आई थी और उसने झाओ युएकिंग को मुझे कार्ड देते हुए देख लिया था। उसने झाओ युएकिंग को मुझे आंख मारते भी देखा और यह भी देखा कि मैंने वह कार्ड अपनी जेब में रख लिया है। वह सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसके हाथ में जो मिल्कशेक था, उसकी स्ट्रॉ पाइप को उसने गुस्से में चबाकर पूरी तरह मरोड़ दिया था। उसके बगल में खड़ी लियू रुयान सब समझ चुकी थी। लो भाई, सीनियर झाओ युएकिंग ने तो अपना चांस मार दिया, बाई चुक्स्यू ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने अपने मिल्कशेक की स्ट्रॉ को चबाकर चपटा क्यों कर दिया? बाई चुक्स्यू ने नीचे देखा, अब मुझे ये नहीं पीना। उसने अपना मिल्कशेक डस्टबिन में फेंका और वहां से मुड़कर चली गई। उसकी चलने की रफ्तार हमेशा से दोगुनी तेज थी। लियू रुयान उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी और हंसते हंसते उसका बुरा हाल था। हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत और बेरुखी लड़की को इस बार वाकई में बहुत तगड़ी जलन, जेल सी हुई है।